हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 8वां पार्ट देखेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश एल टी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता के विचार के निष्कासन के राजनीति विज्ञान की अस्थायी सेवा होने का अभिमत किस ग्रंथ से प्रतिपादित हुआ है? तो ये हुआ है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये पुस्तक थी हेराल्ड लास्की का, और इसी पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का त्याग कर दिया जाए तो वह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत से आगे चल कर के जो है कौन सा विचार उद्भूत हुआ? तो ये सर्वाधिकारवाद है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टिन ने जिस रूप में अपने वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसके अनुसार जिस प्रकार की शासन सत्ता का उद्भव होता है वह सर्वाधिकारवाद है, क्योंकि ऑस्टिन जो है संप्रभु को निरंकुश समस्त कानूनों का स्रोत तथा सर्वोच्च कानून के ऊपर बताता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उसका जो वैधानिक संप्रभुता था, वो सिद्धांत था, वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत था, वो आगे चल कर के जो है सर्वाधिकारवाद का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, संप्रभुता के विचार को राजनीतिक सिद्धांत में से निकाल देना चाहिए, यह किसका कथन है? संप्रभुता के विचार को जो है राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, यह किसका कथन है? तो ये कथन है क्रैब का। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम था ह्यूगो क्रैब, और ये एक उग्रवादी बहुलवादी विचार था। उसका मानना था कि प्रभुसत्ता के विचार को जो है राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाइवसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है। राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है किसमें? तो ये निर्वाचक वर्ग में। ठीक है, राजनीतिक प्रभुसत्ता जो है वो निर्वाचक वर्ग में निहित है, ऐसा डाइसी का मानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह से लाभी इस अर्थ में भिन्न होता है कि वह कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है। ठीक है, दबाव समूह से लाभी इस अर्थ से भिन्न होता है कि वह जो है कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है। दबाव समूह ये विधायकों तक सीमित नहीं, विधायक तक पहुंच ही नहीं पाता है, और उसका लाभी जो होता है ये कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है। इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासन पर दो निबंध किसकी रचना है? तो ये जॉन लॉक की है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शासन पर दो निबंध जो है जॉन लॉक की रचना है। ये प्रकाशित हुई थी 1690 में, और लॉक की और बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का जो विषय है वो आपका है आपराधिक मामले। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, और रेडियो टेलीविज़न विदेशी मामले ये दोनों जो है संघ सूची का विषय है। ठीक है, और ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक को जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की, और दूसरी उस राज्य की वहाँ के जहाँ पे वह निवास करता है। और भारत में एकल नागरिकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, पूछा है। तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो ये सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और भारत की किसी राज्य की वो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो ये है अकाली दल। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकाली दल जो है ये पंजाब राज्य क्षेत्र का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई ये जो है राष्ट्रीय दल हैं। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन सही कीजिएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी अकाली दल की 14 दिसंबर 1920 की हुई, 20 में जो है हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ये है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। इसके द्वारा जो है भाग 11वीं अनुसूची जोड़ करके जो है भाग 11 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय जो है प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 15 अगला क्वेश्चन है, सभी संघीय शासनों में एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह है तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में सभी संघीय शासन में जो है केंद्रीयकरण की सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये विधानमंडल के प्रति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसे उत्तरदायी अथवा मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक थे सर आइवर जेनिंग्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड पुस्तक के लेखक जो हैं सर आइवर जेनिंग्स हैं। और सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने ही भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। अगला क्वेश्चन है, ये कठोर संविधान लचीले संविधान से श्रेष्ठ होता है क्योंकि राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कठोर संविधान जो है बदलते समय से बहुत पीछे रह जाते हैं। अतः कठोर संविधान जो है राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना नहीं बन पाता है। अतः कठोर संविधान जो है लचीले संविधान से श्रेष्ठ होता है। जबकि जो लचीला संविधान होता है समय व परिस्थितियों के अनुरूप बने रहते हैं, परंतु ऐसे संविधान अधिकांशतः जो है राजनीतिज्ञों के हाथों में खिलौना बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार किसमें होता है? तो राजनीतिक संस्कृति में होता है। ठीक है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है। और व्यक्ति के राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उनके महत्व को समझना ही जो है राजनीतिक संस्कृति है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर समाज के इतिहास को मार्क्सवादियों ने कितने रूपों में बांटा?
तो 5 रूपों में बांटा था। पहला था आदिम साम्यवादी युग, दूसरा था दास युग, तीसरा था सामंती युग, चौथा था पूंजीवादी युग और पांचवा था साम्यवादी युग। इन्हीं 5 रूपों में बांटा था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। एकात्मक शासन में शक्ति विभाजन नहीं होता। पहले शासन की सुविधा के लिए जो है देश को कुछ भागों में बांट दिया जाता है, परंतु ये प्रशासनिक इकाइयाँ जो है संघात्मक शासन के प्रांतों के समान स्वतंत्र या कहें तो स्वायत्तता संपन्न नहीं होती हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लचीले और कठोर संविधानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर है संशोधन पद्धति का। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन भी पढ़े हैं, तो इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है संशोधन पद्धति का। जो कठोर संविधान होता है ये राजनीतिज्ञों का हाथ का खिलौना नहीं बन पाता है, और जो लचीला होता है वो राजनीतिज्ञों का हाथ का खिलौना हो जाता है। यही एक अंतर आप लोग यहीं से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लचीला संविधान सरकार की उस व्यवस्था का नाम है जहाँ कोई भी संशोधन विधानपालिका के साधारण बहुमत से होता है। और कठोर संविधान में संविधान का साधारण संशोधन जो है असाधारण बहुमत के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।